जय हिंद बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? एवरीबॉडी इज फाइन। सब बढ़िया, मस्त। तैयार हैं सभी लोग? इज एवरीबॉडी रेडी? तो सीट मिला होगा, आप सब लोगों को टाइम भी मिल जाता है बनाने के लिए। अब जरा देखते हैं कितने बच्चों ने कितना सही जवाब दिया है और कुछ सीखते हैं। चलिए साथ में सीखते हैं ऑर्डरिंग बनाना। इसको देखिए, इसमें देखो सेंटेंस किससे शुरुआत होगा, जरा इसको देखिए तो। देखिए किससे शुरुआत होगा। कहानी को आगे कौन बढ़ा रहा है? आपको तो पता ही है कि बट शुरू में नहीं आता, एंड शुरू में नहीं आता, और कौन कौन शुरू में नहीं आता है सेंटेंस के? और, नॉर, बट, एंड, इसके अलावा देयर फोर, दैट्स वाई, सो, हेंस, ये सब शुरू में नहीं आता है। एग्जाम्पल शुरू में नहीं आएंगे, जैसे सच एज, लाइक, ये सब। दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाएं इसके पहले बता दें कि श्याम शर्मा लर्निंग ऐप के ऊपर आपको कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कराई जा रही है। इंग्लिश के सभी सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए, चाहे ग्रामर हो, वोकेबलरी हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये कोर्स। चाहे आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप एसएससी के हैं या बैंक पीओ के हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी है, पीजीटी है, टीडीएस है या सीएपीएफ है या आईएएस, टॉफेल या अन्य मैट, जेट, कोई भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट ये कोर्स है। आप श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, या श्यामशर्मा.in, जो www.shyamsharmaclasses.in है, वहाँ पे जाके आप सारी जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। और पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव कोर्स या रिकॉर्डेड लाइव तो मिलता ही है। ऑफलाइन क्लास के लिए आप मुखर्जी नगर आ सकते हैं दिल्ली में, और यहाँ पे आप ऑफलाइन में फेस टू फेस भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे ऑनलाइन क्लास भी फेस टू फेस जैसा ही होता है, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन होता है, तो मोबाइल और कंप्यूटर दोनों जगह पढ़ सकते हैं। सारी बुक्स भी आपको यहीं से मिलती है, और 4,000 रुपया जो फी लगता है उसमें लाइव यानी ऐप के अंदर में जो भी कोर्सेज हैं सब में एनरोल हो जाता है 4,000 में, इंक्लूडिंग बुक्स। और सबसे जो एक्स फैक्टर है, यूएसपी कह लीजिए, वो ये है कि यहाँ पे हर लेक्चर जो पढ़ाई जाती है उसके पहले उसका पीडीएफ मिलता है, जो बड़ा ही कमाल का होता है। इससे आपकी क्लैरिटी 100% हो जाती है, और क्लैरिटी अगर 100% है तो फिर सफलता भी 100% सुनिश्चित हो जाती है। दोस्तों आप 9599614991 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और उस पे हाई लिखेंगे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये मुखर्जी नगर ब्रांच में भी आप आके ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं दिल्ली में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो व्यक्ति की बात हो रही है। एक बात हो रहा है रोमुलस, एक पर्सन है, और दूसरा पर्सन है रेमस। तो ये दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। रोमुलस एंड रीमस दोनों गए थे हिल्स पे, पहाड़ियों पे गए थे बनाने के लिए एक शहर, रोम का एक शहर बनाने के लिए। ये दोनों व्यक्ति रोमुलस और रेमस दोनों कहाँ गए थे? पहाड़ियों पर गए थे एक शहर बनाने के लिए। तो ये जो है ना इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। तो 4 पार्ट में इसको तोड़ा हुआ है, लेकिन जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, जो कहानी की शुरुआत कर रहा है, वो है आपका ये वाला कि रोमुलस एंड रेमस। देखिए रीडिंग स्किल हमें अच्छा करना है। रीडिंग स्किल अगर अच्छा हो जाएगा तो जम्बल्ड और पैसेज दोनों 5 मार्क्स आपका पक्का है। तो ये 1 मार्क्स का है, लेकिन रीडिंग स्किल आपका बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा टेक्निक यहाँ पे आपको डेवलप होगा। तो यहाँ पे ये जो है पूरा कहानी की शुरुआत कर रहा है, यहाँ से पूरा पिक्चर जो है बहुत ही क्लैरिटी के साथ मिल रहा है कि रोमुलस और रेमस दोनों पहाड़ियों पर गए थे शहर बसाने के लिए, शहर बनाने के लिए रोम का। रोम एक बहुत बड़ा एम्पायर था, तो वे लोग शहर बनाने के लिए गए। फिर आगे कहानी कैसे बढ़ रहा है, अब यहाँ पे रीमस सेड दैट इट शुड बी बिल्ट ऑन वन हिल। अब यहाँ पे ये दोनों में से एक आएगा, कौन आएगा जरा सोचिए, दिमाग लगाइए।
तो देखिए, एक है अनदर और एक है वन, तो पहले वन आएगा उसके बाद अनदर आएगा। मतलब रीमस ने कहा कि शहर जो है इस हिल पे, इस एक हिल पे बनना चाहिए, लेकिन रोमुलस ने कहा कि दूसरे पे। तो अदर जो वर्ड है ना, ये एक कैटेगरी के दो नाउन को रेफर करने के लिए होता है। तो एक नाउन पहले रेफर हो जाएगा तभी होगा, सही है ना। तो यहाँ पे अनदर के पहले चर्चा हुआ है कि एक हिल पे, और दूसरा जो कह रहा है कि नहीं दूसरा हिल पे बनना चाहिए। तो पहले वन हिल आएगा, बाद में अनदर आएगा, यानी कि डी के बाद बी हो जाएगा और बी के बाद ए हो जाएगा। तो ये कह रहा था कि एक हिल पे, और ये बोला कि दूसरा हिल पे। इस बात पे दोनों में झगड़ा हो गया कि कहाँ पे शहर बसना चाहिए, ये लास्ट में हो जाएगा। यानी कि डी बी ए सी, यानी कि बी अगर आंसर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही है। कितने बच्चों ने पहला का बी आंसर लगाया है? पहला का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत सुंदर। समझ में आ गया ना कि पहले हमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस खोजना है जिससे हमें विषय वस्तु के बारे में सही जानकारी मिले। तो ये सही जानकारी दे रहा है कि रोमुलस रेमस दोनों हिल्स पे गए थे शहर बसाने के लिए, फिर ये दोनों में कंफ्यूजन था, तो यहाँ पे वन और अनदर जो है ये क्लियर कर दिया कि अनदर के पहले जो अनदर जिसको रेफर कर रहा है ना, उसके पहले सेम नाउन आना चाहिए। तो एक हिल पे बनाने के लिए कह रहा था रेमस कि इस पे बनाओ, उसने बोला कि नहीं दूसरे वाले पे बनाओ। इस बात पे वो लोग झगड़ा करने रहे। तो इस तरह से कहानी बना, समझ गए। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि मुझे यह आम पसंद नहीं है, मुझे दूसरा आम चाहिए, तो आम का एक बार चर्चा हुआ है, फिर दूसरा आम का चर्चा होगा। यानी कि अदर अनदर जब भी आएगा ना, तो एक अच्छा क्लू है कि अदर अनदर जिसके बारे में बात कर रहा है वो चर्चा पहले, एक और उस नाउन का चर्चा पहले भी हुआ होगा। चलिए अगला जरा देखिए दोस्तों, इसमें देखिए पहले हमें खोजना है इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो कहानी को आगे बढ़ाएगा। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जिससे विषय वस्तु का हमें सही जानकारी प्राप्त हो। तो इसमें देखिए घटनाओं का क्रम यहाँ पे देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ उनमें से कुछ लोग को अरेस्ट किया गया। तो इसके पहले कोई और स्टेटमेंट होगा ना, आप तो अरेस्ट के बाद रिलीज, ये बाद में होगा, ये पहले ये बाद में, लेकिन शुरुआत में कौन सा हो रहा है? ये वाला। ये जो है हमारा शुरुआत का सेंटेंस है। वह प्रायः अफवाह फैलाता था। स्प्रेड जो है ना, तीनों फॉर्म में एक ही रहता है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। फैलाता था कि उसके पड़ोसी जो हैं वो चोर हैं। तो वह व्यक्ति अपने पड़ोसी को चोर कहता था, इस बात का अफवाह फैलाता था। तो फिर जब अफवाह फैलाता था ना, तो एक शाम को जिनके बारे में अफवाह फैलाता था, पड़ोसियों के बारे में, ये नाउन हुआ, प्लूरल नाउन, और उसके लिए आया है सम ऑफ देम। एक शाम को उनमें से कुछ को अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के द्वारा, ठीक है ना। तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, अरेस्टिंग के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन में वे लोग को निर्दोष साबित किया गया। तो निर्दोष साबित किया गया, तो निर्दोष जब हुए उसके बाद रिलीज हुआ। और जब रिलीज हुआ ना, तो वे सब लोगों ने जिसको चोर चोर कह के अफवाह फैलाता था जिनके बारे में, उन्होंने उस पर मुकदमा किया। सू का मतलब होता है मुकदमा करना। सू का मतलब होता है मुकदमा करना। इस वर्ड को लिख लेंगे, सू का मतलब होता है मुकदमा करना। तो यहाँ पे क्लू बहुत आसानी से मिल रहा था कि पहले अपने पड़ोसी के बारे में र्यूमर्स फैलाया कि चोर है चोर है, तब जाके उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद ही इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें फिर इनोसेंट प्राप्त होने के बाद उनको छोड़ दिया गया। रिलीज का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। तो ये समझ गए ना। तो ये पहला पार्ट ये हुआ।
दूसरा पार्ट अरेस्टिंग का हो गया, यानी कि ए के बाद हो जाएगा सी, और सी के बाद हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन डी, यानी कि ए सी डी बी, ए सी डी बी। तो सेकंड का डी हो जाएगा। कितने बच्चों ने डी लगाया है? बच्चों, क्या आपने डी लगाया था? डी लगाया था मेरे बच्चों? मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, गुलाबी, मफलर वाले भाई। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, सही है। अच्छा, ये बार बार हाथ उठा रहा है, सही कर रहा है क्या? इसका ये सही है? अगला जरा आंसर इनका चेक करिए, मैं देखता हूँ सही है कि नहीं। अगला आंसर क्या लिखा है, जरा देखिएगा। मैं आता तो एकदम सही सही चेक कर लेता। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस खोजो। इसमें खोजो कि कौन कहानी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस खोजिए। बी, देखिए, ही कन्फेस दैट। अब कौन कन्फेस किया, अभी उसके बारे में जानकारी अभी लेना होगा। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है कि मैं एक यंग आदमी से मिला था बोर्ड द शिप। जब एक जहाज पे यात्रा कर रहे थे ना, तो वहां मैं एक जवान व्यक्ति से मिला था। जब मैं दूसरा बार वेस्ट अफ्रीका गया था ना, राइटर कह रहा है कि मैं दूसरा बार जब वेस्ट पश्चिमी अफ्रीका गया था, तो वहां मुझे एक नौजवान से मुलाकात हुआ शिप में, जब मैं बोर्ड हो रहा था, सवार हो रहा था, मतलब उसमें मैं जब यात्रा कर रहा था। तो यंग मैन से मुलाकात हुआ, इसी के बारे में कहानी होगा। यहां से इंट्रोडक्शन हुआ है यंग मैन का। अब यहाँ पे यंग मैन के बारे में बात हो रहा है कि ही वॉज गोइंग आउट टू टेक अप अ जॉब। अब उसके बारे में डिफाइन हो रहा है कि वह एक नया जॉब करने के लिए जा रहा था, जहाँ पे केला की खेती होती है। वेस्ट अफ्रीका में केला का खूब प्लांटेशन होता है। तो इसको डिफाइन कर रहा है, यंग मैन को डिफाइन कर रहा है ये वाला सेंटेंस। यंग मैन को डिफाइन कर रहा है कि यंग मैन से मिला था, तो फिर उसके बारे में बताएगा ना कि वह जा रहा था नया जॉब करने के लिए बनाना केला के प्लांटेशन में। अब यहाँ पे इसके बारे में कह रहा है कि उसने माना, वह इस बात को माना था कि एक ही चीज है, उसे बस डर लगता है, वह सांपों से डर लगता है। तो राइटर ने कहा, मैंने उससे कहा कि ये बहुत कम संभावना है, लाइकली मतलब संभावना, अनलाइकली उल्टा है, मतलब बहुत कम संभावना है कि आप कोई सांप वहां देखेंगे। तो यहाँ पे सांप की बात हुई, यहाँ देखना, यानी ए के बाद सी होगा, सही है ना? ए के बाद सी कहाँ था? ए के बाद सी दो में है, लेकिन यहाँ पे जो है बी और डी हमें ढूंढना था, यानी कि ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत आसान है, अगर आप मीनिंग समझते हैं, घटनाओं का समय को जानने की कोशिश करते हैं लॉजिक से कि अच्छा पहले घटना हुआ, मिला मैं एक व्यक्ति से, वह जॉब करने जा रहा था, उसने बोला कि सांप से डर लगता है, फिर मैंने बोला कि तुम्हें कोई सांप वहां मिलेगा नहीं। तो इस तरह से घटना जो है पूरे तरीके से क्रमबद्ध हो गया। तो बताइए, तीसरा का ए लगाने वाले कितने बच्चे हैं मेरे बच्चों? जवाब दीजिए। तीसरा का ए कितने बच्चों ने लगाया है? अरे फिर से हाथ उठाया है, ये तो बड़ा कमाल कर दिया मफलर वाले भाई साहब, अनिल कपूर। अरे गजब गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे नहीं नहीं, पहने रहो, अच्छा लग रहा है, ठंडी का समय है, पहने रहो। पहन के रहो बेटा, पहन के रहो, मैं तो ऐसे ही अरे नहीं नहीं, पहन लो, पहन लो।
हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, चलिए अगला जरा देखिए, तो फिर से एक बार देखिए कि कहानी को कौन सा सेंटेंस इंट्रोड्यूस कर रहा है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढिए मेरे बच्चों। मेरे बच्चों, युद्ध में और मोहब्बत में बहुत जज्बाती होने की जरूरत पड़ती है। चलिए, जज्बात एकदम ऊपर रहना चाहिए कि हाँ कर लेंगे, क्यों नहीं होगा। इसमें देखिए तो, इसमें देखिए कहानी देखिए दोस्तों, यहाँ से ये सेंटेंस लग रहा है कि सही है कि जब मैं गली से बाहर गया था, मैं अपने घर से बाहर गली से बाहर गया, तो मैंने देखा एक बड़ा सा बरगद का पेड़ मेरे दाहिने तरफ था। तो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, और बरगद का पेड़ देखा, बरगद का पेड़ देखा, फिर उसके बाद बरगद का पेड़ का इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसको डिफाइन कर रहा है ये सेंटेंस कि वही बरगद के पेड़ के नीचे, बीनीथ का मतलब होता है अंडर, उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक आधा उम्र के व्यक्ति बैठे हुए थे उस पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे ट्री का डिफिनीशन, यहाँ पे मतलब चर्चा हुआ, इंट्रोडक्शन। उसके बाद उस पेड़ के बारे में एडिशनल बात बताया गया कि उसी पेड़ के नीचे, बानियान ट्री के नीचे, एक मिडिल एज पर्सन बैठे हुए थे। अपना जो घुटना है ड्रॉन अप टू हिज चेस्ट, मतलब एकदम बैठे हुए थे, और उनका जो घुटना था वो उनके छाती पे लगा हुआ था, जैसे ऐसे करके बैठते हैं ना, ऐसे करके। मैं बैठ के दिखाऊं? अभी मैं बैठ जाऊंगा तो मैं दिखूंगा ही नहीं। हाँ, तो ऐसे करके मतलब बैठे हुए थे, और घुटना भी एकदम ऊपर में लगा हुआ था। ये देखो, ऐसे 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 बैठे हुए थे, ऐसे ऐसे करके बैठे हुए थे, ऐसे करके। हाँ, फिर क्या हुआ, और इसके बारे में और बात में हो रहा है कि वैसे घुटना करके बैठे हुए थे, और उनका हेड जो था ना नीचे झुका हुआ था, नीचे वो मतलब झुका हुआ था, और हिज बॉडी वाज शिवरिंग कंटिन्यूअसली, और उनका जो बॉडी था ना कप कपा रहा था, ऐसे ऐसे हिल रहे थे, जैसे ठंड में हम लोग कप कपाते हैं ना, वैसे हिल रहे थे। तो मेरा दिल जो है ना एकदम बाहर आने लगा, एकदम दिल जो है ना एकदम मुंह में आ गया, एकदम देख के, मतलब दिल बाहर आने लगा, मतलब मैं बहुत इमोशनल हो गया उनको देख के। एज ही वॉज क्राइंग बिटरली, बहुत बुरी तरीके से वह रो रहा था। ठीक है ना? तो ये लास्ट हो गया। तो कहानी समझ में आया? पहले बानयान ट्री का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उस बानयान ट्री के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति का इंट्रोडक्शन हुआ जो घुटना को मोड़ के छाती तक बैठा हुआ था, और जब वो बूढ़ा व्यक्ति का बात हो गया, फिर उसके बाद यहाँ हो रहा है कि उसका हेड भी झुका हुआ था, और उनकी बॉडी सीवर कर रही थी। सीवर मतलब कांपना, लिख लो, सीवर का मतलब कांपना होता है। सीवर करना, ट्रिमर करना, कांपना। सीवर करना और ट्रिमर करना मतलब होता है कांपना। तो ये दोनों लिख लीजिए, सीवर और ट्रिमर, कांपना। बो लिख लीजिए, बो का मतलब होता है झुकना। ठीक है ना? और बहुत बुरे तरीके से वह रो रहे थे। तो ये कहानी जो है कैसे होगा, पहले बानयान ट्री, फिर उस ट्री का डिफिनेशन डिफाइन किया गया, यानी ए बी के बाद ए होगा, PADC। तो बी आंसर हमारा सही है। बोलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का बी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का बी बताइए। कितने बच्चों ने बी लगाया है? 4 का बी बताइए कितने बच्चों ने सही किया है? अरे, और ए ए ले जाइए, थोड़ा सा मफलर वाले भाई साहब के पास ले जाइए। इस बार कैसे गलत हो गया, जरा ले जाइए उनके पास। गलत है कि सही है? हाँ, गलत हुआ बेटा कि सही हुआ? सही है, सही है। अरे वाह, तब तब पूरा कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं हाथ उठाता है? ऐसे कैसे उठाता है? ऐसे पूरा ऐसे उठाना चाहिए ना।
चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। और कल ट्रेन पकड़ रहे हैं, परसों आ जाएंगे। परसों से लगातार 4 दिन आपके साथ पैसेज क्लोजेज सब इतना प्रैक्टिस करा देंगे ना कि एकदम धुआं धुआं कर दोगे एग्जाम में। देखिए, लास्ट बनाइए, अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इसमें देखिए, तो इसमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढना है। इसमें इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा पहले आएगा? कौन कहानी को बता रहा है, शुरुआत कर रहा है? आराम से देखिए, कहानी कहां से शुरू हुआ है। ये कह रहा है कि आंसर शीट को डार्कन करो। ये कह रहा है कि मस्ट लिख द बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज। पहले आंसर की बात होगी, पहले क्वेश्चन का? पहले क्वेश्चन का बात होगा कि पहले आंसर का? पहले क्वेश्चन होगा। तो ये वाला शुरुआत होगा बेटा, ये इंट्रोडक्शन है। एवरी क्वेश्चन नाउन फ्रेज, एवरी क्वेश्चन, और यहाँ इन गलत है, इज लगाइए। एवरी क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर चॉइसेस। हर क्वेश्चन के लिए 4 चॉइसेस हैं, जो 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एवरी क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 आंसर चॉइसेस, मार्क 1 2 एंड 3। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, ये है हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। ठीक है, 4 आंसर, 4 मतलब ऑप्शन मिला हुआ है। 4 ऑप्शन मिला हुआ है। आपको क्या करना है कि आपको जो बेस्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सी के बाद बी हो जाएगा, यू मस्ट सिलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये जो एवरी क्वेश्चन है ना, उसके लिए आंसर आपको बताना है। ईच क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन यहाँ हो गया, आंसर यहाँ हो गया, सी के बाद बी। ऑन द आंसर शीट डार्केन द सर्कल ऑफ द, डार्केन द सर्कल, सर्कल ये गलत है, डार्केन द सर्कल, डार्केन द सर्कल ऑफ द करेक्ट आंसर अगेंस्ट इस क्वेश्चन। तो ये है, आपको सही आंसर है ना उसको डार्केन करना है। फिर आगे बता रहा है कि इफ यू डार्केन मोर देन वन सर्कल द आंसर विल बी काउंटेड एज रॉन्ग। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है। ये लास्ट का है, तो हमें ओपनिंग सेंटेंस खोजना है और क्लोजिंग सेंटेंस, यानी कि इंट्रोडक्टरी मतलब ओपनिंग सेंटेंस। तो ओपनिंग सेंटेंस हमें मिल गया था ये वाला क्वेश्चन से, और लास्ट वाला ये हो गया। तो सही हो गया सी बी ए डी, सी बी ए डी, यानी कि डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जय हिंद, जय भारत। कितने बच्चों ने 5वें क्वेश्चन का सही चॉइस डी लगाया है? कितने बच्चों ने डी लगाया है? रेज योर हैंड विथ फुल फुल कॉन्फिडेंस। अरे क्या बात है, अरे बबुआ 5 में 5 सही कर दिया, ये तो कमाल हो गया, गजब गजब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये टैगोर कोचिंग सेंटर का नाम आप लोग बहुत रोशन करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप लोग की प्रसिद्धि जो है ना, गुलाब के फूल की तरफ महकेगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब पैसेज बनाने के लिए तैयार हैं आप लोग? पैसेज बनाने के लिए तैयार हैं? अब ये जब जंबल बना दिया तो पैसेज बिल्कुल आसान है। जब ये हौच पौच किया हुआ सेंटेंसेज को जब आप सही कर दिए तो पैसेज का कोई तो दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3। ये रहा आपके स्क्रीन पे।
देखिए पहला सेंटेंस जो ओपनिंग सेंटेंस है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, इसको जरा ध्यान से पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस आपका पूरा रास्ता क्लियर कर देता है दोस्तों। तो इसमें लिखा है द क्राउड, यानी कि भीड़, सर्ज फॉरवर्ड। सर्ज फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ना लहराते हुए। जब भीड़ मतलब बहुत ही बेलगाम होके आगे बढ़ता है ना, उसको कहते हैं सर्च अहेड या सर्च फॉरवर्ड। तो सर्ज अहेड या सर्ज फॉरवर्ड का मतलब होता है बहुत ही बेलगाम होके आगे बढ़ना, लहराते हुए आगे बढ़ना। तो द क्राउड सर्ज फॉरवर्ड, आगे बढ़ता रहा। कहां से? एक पतली गली से, नैरो मतलब पतला, पेरिस की पतली गलियों से भीड़ निकल रहा था लहराते हुए। तो ये बेलगाम होके निकल रहा था, मतलब कुछ करने वाला था भीड़। क्या किया? तो देयर वॉज अ clatter of shutters being closed hastily by the trembling hands. The citizens of Paris knew that once the fury of the people was excited, there was no telling what they might to do. तो आपने यहाँ पे देखिए देयर वॉज अ क्लैटर। क्लैटर आपने पढ़ा था ना, कोई भी लोहा या मेटल की आवाज को क्लैटर कहते हैं, साउंड में पढ़ा था। कोई भी लोहा या मेटल की आवाज को क्लैटर कहते हैं। शटर तो पता ही है, दरवाजा होता है जो दुकान में लगता है। तो वो तेजी से बंद हो रहा था। हेस्टली भी आपने पढ़ा था, हेस्टली का मतलब होता है तेजी से। तेजी से। अभी ट्रिम्बल लिखाया था, जैसे सीवर का मतलब कांपना, ट्रिम्बल मतलब ही कांपना। कांपते हुए हाथों से सिटीजन्स, नागरिक लोग जो थे पेरिस के, वो शटर बंद कर रहे थे और सब जगह क्लैटर का धम धम आवाज आ रहा था, एकदम टनाटन, जल्दी जल्दी एकदम शटर बंद हो रहा था। क्योंकि वहां के सिटीजन को पता था कि एक बार फुरी आपने पढ़ा था ना, फुरी का मतलब गुस्सा। एक बार लोगों का गुस्सा अगर एक्साइटेड हो जाए, चरम पे पहुंच जाए, तो कोई बताने वाला नहीं है कि वे लोग क्या करेंगे। कोई बताने वाला नहीं है। सही है ना? तो ज्यादातर वर्ड्स आपको पता है। ट्रिम्बल मतलब कांपना, क्लैटर मतलब मेटल की आवाज, शटर मतलब दरवाजा हो गया, तेजी से बंद हो रहा था। हेस्टली ये भी पता है सिटीजन्स के द्वारा, और वो लोग जान रहे थे कि नहीं बंद करेंगे तो पता नहीं ये जो क्राउड है, ये जो मॉब है, इसका गुस्सा पता नहीं क्या करेगा, कोई नहीं बता सकता है। दे केम मतलब क्राउड, क्राउड के लिए यहाँ बात हो रहा है कि वे लोग आए एक ओल्ड हाउस, एक पुराना घर के पास आए। विच हैड, यहाँ विच किसको डिफाइन कर रहा है? ओल्ड हाउस को। विच हैड अ वर्कशॉप, ये पढ़ा है ना, रिलेटिव प्रोनाउन उसी को डिफाइन करता है जो उसके पहले है। तो एक पुराना घर के पास भीड़ आया और उस घर में एक वर्कशॉप था। वो पुराने घर में एक वर्कशॉप था, मतलब एक दुकान था, एक कारखाना जैसा था छोटा सा। ऑन द ग्राउंड फ्लोर, उस पुराने मकान के ग्राउंड फ्लोर पे एक वर्कशॉप था, एक दुकान था। तो एक हेड, कोई सर निकाल के उस दुकान से बाहर की तरफ झांका। पॉप आउट का मतलब होता है बाहर की तरफ सर निकालना, पॉप आउट। पॉप आउट का मतलब बाहर की तरफ सर निकालना, यानी घर से बाहर की तरफ सर निकाला, मतलब उस दुकान से। ऑफ द डोर टू सी, ये देखने के लिए कि व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, क्या है, कौन से लोग हैं जो अचानक इतने सारे लोग आ गए हैं, वो देखने के लिए एक सर निकला बाहर में। तो अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, मतलब जो स्टेटमेंट है भीड़ का, वो ज्यों का त्यों लिखा है। गेट हिम, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। थिमोनियर को पकड़ो, थिमोनियर, थिमोनियर एक्साइटमेंट के साथ, एक्सक्लामेशन है ना, एक्साइटमेंट, अरे थिमोनियर दिख गया, थिमोनियर दिख गया, पकड़ो पकड़ो। स्मैश कर दो। स्मैश का मतलब क्या है? कुचल डालना। स्मैश लिखिए, स्मैश का मतलब होता है कुचल डालना। ट्रम्पल का मतलब भी होता है कुचल डालना। ट्रम्पल या स्मैश का मतलब होता है कुचल डालना। डेविलिस, डेविल नाउन है, डेविलिस एडजेक्टिव है। उस शैतान को पकड़ो, उसको एकदम कुच डालो, कूट डालो, मारो एकदम, कूट कूट के थिमोनियर को। क्यों? क्यों उसको डेविलिस बोला जाता था, बोला जा रहा था? क्यों मारने के लिए बात हो रहा था? एल्ड द क्राउड, भीड़ चिल्लाया। एल का मतलब होता है जोर से चिल्लाना, गुस्से से चिल्लाना, एल। देखिए एल का मतलब होता है गुस्से से चिल्लाना। एल्ड द क्राउड। पॉप आउट मतलब बाहर निकालना। पॉप आउट बाहर निकालना।
क्लैटर का मतलब मेटल का आवाज, फुरी मतलब गुस्सा, हैस्टली मतलब जल्दी से, सर्ज फॉरवर्ड या सर्ज अहेड मतलब लहराते हुए बेलगाम होके आगे बढ़ना। सारे वर्ड लिखना है। ट्रिमर का मतलब कांपना, सीवर का मतलब कांपना। जब भीड़ आगे बढ़ा तो उन लोगों को देखे कि वर्कशॉप में कोई व्यक्ति नहीं है, मतलब मालिक नहीं था वहां पे, मालिक वहां से निकल गया था। मालिक जो था एम थिमोनियर हैड स्केप्ड, हैड मतलब पहले ही काम हो चुका था, पहले ही बच के निकल गए थे पीछे के दरवाजे से। मालिक जो था दुकान छोड़ के पीछे के दरवाजे से निकल गया। अब जो गुस्सा था डिमोन्स्ट्रेटर का, डिमोन्स्ट्रेटर कहते हैं प्रदर्शनकारी, लिखिए डिमोन्स्ट्रेटर, डिमोन्स्ट्रेट करना, प्रदर्शन करना, डिमोन्स्ट्रेटर प्रदर्शनकारी। तो प्रदर्शनकारी का गुस्सा था, तो मालिक था ही नहीं, तो किसके खिलाफ शुरू हो गया? मशीन्स जो वहां रखा था, मशीन्स रखा था, जो वहां पे स्टैंड था वहां रखा हुआ था दुकान में, और वो सारे मशीन रेडी थे, जो खरीदार थे ना उनको देने के लिए रखा हुआ था। उसके तरफ गुस्सा लोगों का मुड़ा, लोग उसके ऊपर ही गुस्सा निकालना शुरू कर दिए। दे वर सिस्टमेटिकली ब्रोकन अप एंड डिस्ट्रॉयड, एकदम पूरे तरीके से उसको तोड़ के बर्बाद कर दिए, और दर्जनों मशीन वहां पड़ा हुआ था, सबको तोड़ दिया। ओनली वेन, ओनली तभी उनका, जब मशीन का लास्ट व्हील यानी लास्ट चक्का और स्पिंडल उसका धुरी जो है, हैड बीन ट्रैम्पल, ट्रैम्पल का मतलब भी वही हो गया स्मैश, एकदम कुचल देना, स्मैश कर देना, एकदम तोड़ फोड़ कर देना, ट्रैम्पल कर देना, जैसे हाथी का पैर से किसी चीज को ट्रैम्पल करते हैं, एकदम करता है वैसे एकदम मसल दिया, एकदम लास्ट जो पार्ट था उसको भी अंडर फुट अपने पैरों से कुचल दिए। तब जाके इन्फ्uriated क्राउड, इन्फ्uriated मतलब क्रोधित, पूरी मतलब गुस्सा, इन्फ्uriated मतलब क्रोधित, क्रोधित जो भीड़ था, तब जाके होश में आया, रिकवर देयर सेंस, तब जाके होश में आया, यानी कि सारा का सारा गुस्सा मशीन पे निकाले। तो क्यों ऐसा किया भाई, इसका कहानी का ये जानिए कि क्यों उसने ऐसा किया। अब जरा देखते हैं क्यों ऐसा उसने किया। तो लिखा है दैट्स द एंड ऑफ एम सियर थिमोनियर, ये नाम है, एंड ही सीविंग मशीन, वो वहां पे मशीन, मशीन जो हो रहा था ना वो क्या मशीन था? सिलाई का मशीन। तो स्विंग का मतलब सिलाई होता है, सीव का मतलब सिलना होता है, तो सिलाई मशीन था, और वो सारे दर्जनों मशीन को जब तक तोड़ा नहीं तब तक होश में नहीं आया, क्योंकि सब क्रोधित थे उस मशीन पे। दे सेड टू वन अनदर, वे लोग आपस में एक दूसरे को कह रहे थे, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर होता है ना, तो ये वन अनदर क्या है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वे लोग एक दूसरे से बोले, बात किए, और मतलब जो क्राउड ने बोला ना इन्वर्टेड कॉम में है कि अब खत्म हो गया, अब थिमोनियर भी खत्म हो गया और उसका सिलाई मशीन भी खत्म हो गया, एक दूसरे से बोल के और अपने अपने घर चले गए, पूरा एकदम संतुष्टि के साथ घर चले गए, यानी सारा गुस्सा मशीन पे था। अब राइटर कह रहा है शायद परहैप्स नाउ दे वुड फाइंड वर्क, अब उन्हें काम मिल जाएगा, फॉर दे वर ऑल अनएम्प्लॉयड। अब यहाँ पे कारण समझा रहा है कि क्यों ये सब हुआ, क्योंकि वो मशीन से के कारण वे लोग बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि एक मशीन तो सैकड़ों आदमी का काम कर लेता है ना, तो एक आदमी ही मशीन चलाएगा, एक को रोजगार मिलेगा, 99 बेरोजगार हो जाएंगे। तो वो मशीन पे वो लोग गुस्सा निकाले थे, और जो थिमोनियर थे वही वो मशीन को इन्वेंट किए थे, सिलाई मशीन का। अनएम्प्लॉयड टेलर्स मतलब ये जो भीड़ था वो एम्प्लॉयड टेलर्स का था, और जो उसकी लेडीज होती है उसको सिमेस्ट्रेस कहते हैं, उन्हीं का था, यानी कि दर्जी, और दर्जी जो फीमेल दर्जी थी उन लोगों का भीड़ था। और वे लोग हु बिलीव्ड, यानी हु यहाँ पे इन दोनों के लिए है, ये जो दर्जी थे ना वो मानते थे कि दैट देयर लाइवलीहुड, उनकी जो जीविका है उस पर बहुत बड़ा खतरा है ये नया इन्वेंशन की वजह से। तो शुरुआत में वो सिलाई मशीन को गलत तरीके से समझ लिए, मतलब वो सही, वो उनको लगा कि सिलाई मशीन से हम बेरोजगार हो रहे हैं और सिलाई मशीन हमारे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए उनका सारे लोग प्रदर्शन करके एक बार, जितने भी टेलर्स थे, और यहाँ पे लिख लेंगे टेलर मतलब दर्जी, और फीमेल दर्जी को कहते हैं सेम्स्ट्रेस, लिखेंगे सेम्स ड्रेसेस।
सेम्स्ट्रेसिस का मतलब हो जाएगा जो महिला दर्जी है, तो इसको लिख लीजिएगा। ए नाउन के जेंडर में पढ़ा होगा आप लोग, सेम्स्ट्रेसिस। लाइवलीहुड का मतलब जीविका, थ्रीटेन मतलब खतरा में आना, थ्रीटेन मतलब धमकी देना भी होता है। तो ये पूरा कहानी था, समझ गए कि पेरिस की गलियों में क्यों डिमोन्स्ट्रेटर्स प्रदर्शनकारी एकदम गुस्से से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि ये जो नया इन्वेंशन था ना वो उसको समझ नहीं पाए थे सही से, और उसको क्रम्पल कर दिए, सारा सबको स्मैश कर दिए, तब जाके उनका गुस्सा जो है शांत हुआ। तो ये अब जरा देखिए, पहला जो आंसर है इसमें क्या होना चाहिए बताइए। पहला जो क्वेश्चन है, द पैसेज थ्रोज लाइट ऑन, ये पैसेज किस चीज के बारे में प्रकाश डाल रहा है, यानी कि ये जो पहला क्वेश्चन है ये सब्जेक्ट मैटर के बारे में पूछ रहा है, यानी कि इसको हम कहते हैं थीम बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्ट मैटर बेस्ड क्वेश्चन बोलिए आप इसको, समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु क्या था ये आपको बताना है, पैसेज किस चीज के बारे में प्रकाश डाल रहा है। तो पैसेज वाई इन्वेंशन शुड बी अवॉइडेड ऑल टुगेदर, क्यों आविष्कार को बिल्कुल अवॉइड किया जाना चाहिए पूरी तरीके से, इस बात पे कह रहा है। हाउ अ वेल मेंट इन्वेंशन, जिसका सही मतलब से कोई इन्वेंशंस किया गया है वो मिसअंडरस्टूड किया गया, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था कि इससे हमें खतरा है। तो एक ये है, क्या इसी के बारे में टॉपिक कह रहा है। व्हाट मिसचीफ एन इन्वेंटर कैन डू टू द ऑर्डिनरी पीपल, क्या बुरा व्यवहार इन्वेंटर कर सकता है साधारण लोगों के लिए, क्या इसके बारे में है। हाउ डेंजरस एन इन्वेंशन कैन प्रूव इट टू बी, कितना खतरनाक हो सकता है इन्वेंशन, इसके बारे में। तो इन्वेंशन के खतरा को तो इसमें कहीं बताया नहीं गया है, यहाँ पे बोला गया है कि किस तरीके से एक इन्वेंशंस को लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, मतलब गलत समझ लेते हैं, यानी कि ये जो है आपका बी आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन 1 का अगर बी जितने बच्चों ने लगाया है उन सबको बधाई, पहला का बी आंसर सही है। अब जरा ये देखिए, द क्राउड वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, यानी कि क्राउड किसके अगेंस्ट में प्रदर्शन कर रहा था, विरोध कर रहा था, किसके अगेंस्ट में। वर्कशॉप के क्लोजिंग के अगेंस्ट में नहीं। मिस डूइंग्स ऑफ थिमोनियर, क्या थिमोनियर ने कुछ गलत कार्य किया था। द न्यूली इन्वेंटेड स्विंग मशीन के खिलाफ, ये बिल्कुल सही है, यानी कि जो नया मशीन जो इन्वेंट किया गया था इसके खिलाफ उनका प्रदर्शन था, और लास्ट में जब तक उसको पूरे तरीके से तोड़ नहीं दिए तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो यही जो है मेन वजह था जिसकी वजह से वे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना, लिख लीजिए, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना, प्रोटेस्टर्स का मतलब हो जाएगा विरोध करने वाला, और डिमोन्स्ट्रेटर्स का मतलब प्रदर्शनकारियों को कहते हैं। ठीक है, तो अगर सेकंड का सी लगाए हैं आप लोग तो बिल्कुल सही लगाए हैं। अगला देखिए, द एम ऑफ द क्राउड वॉज, यानी कि क्राउड जो था, भीड़ था, उसका एम क्या था। वो थिमोनियर को जान से मारना चाहते थे, ये कहीं नहीं कहा गया है कि उसको जान से मारना चाह रहे थे। हाँ, बोले थे कि मारो पीटो कूदो, कुटो उसको। ड्राइव थिमोनियर अबे, उसको भगाना चाहते थे। ब्रिंग डिस्क्रेडिट टू थिमोनियर, उसको बुरा भला कहना चाहते थे, या स्विंग मशीन को बर्बाद करना चाहते थे। तो ये हमारा आंसर सही है, यही एम था, यही लक्ष्य था। तो थर्ड का डी लगाइएगा, अगर आपने लगाया है थर्ड का डी तो आप बिल्कुल सही है। अगला देखिए, द पीपल थॉट दैट, लोग क्या सोचे थे, ये सोचे थे कि उनकी लाइफ्स यानी उनकी जिंदगी खतरे में है। थिमोनियर वॉज मैड, ये सोचा था उन्होंने। द स्विंग मशीन वॉज डेंजरस, ये सोचा था। थिमोनियर वॉज डिप्राइविंग देम ऑफ देयर लाइवलीहुड, उन्होंने सोचा था कि ये जो व्यक्ति है ये हम लोगों को हमारी जीविका छीन रहा है। तो लाइवलीहुड की बात हुई है, तो अगर ये लगाया है तो आपने बिल्कुल सही लगाया है। तो ये है दोस्तों,
तो ये इसका आंसर होगा, जीविका के लिए वो लोग परेशान थे, वे लोग सोच रहे थे बेरोजगार हो जाएंगे, तो ये लाइवलीहुड जो है ये सही आंसर होगा। देखिए, कई बच्चों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि हम पूरे तरीके से पैसेज पढ़ लेते हैं, समझ में आता है, आंसर में हमें दिक्कत होता है। तो क्वेश्चन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछ क्या रहा है। जितना इंपॉर्टेंट है पैसेज के अर्थ को समझना, उससे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको समझना। तब जाके आप 100% सही हो जाएंगे। शटर्स यानी दरवाजा बंद किया जा रहा था जल्दी जल्दी, क्यों? क्यों? क्योंकि शॉपकीपर्स क्या चाहते थे? वांट टू अटैक द क्राउड? नहीं, ये तो गलत ही बात हो रहा है। वांटेड टू प्रोटेक्ट थिमोनियर, हियर देयर शॉप्स वुड बी इन्वेडेड। इन्वेड मतलब लूट लिया जाएगा, तो ये डर था, ये सही है। तो अगर पांचवा का सी लगाएं दोस्तों तो ये बिल्कुल सही है। अब बताइए, 5 में 5 सही करने वाले कितने बच्चे हैं? 5 में 5 सही करने वाले कितने बच्चे हैं?